कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो गांव में रहता है, जो उनके बीच रहता है, जो उनके साथ काम उस गांव में रहता है, जो दूरसंचल में 100 किलोमीटर दूर है, उसकी मजबूरी है कि वो यदि बुलाते हैं कि आज मीटिंग है तो पूरे गांव को आना है, तो गांव के यदि 10 लोग नहीं जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। 1 साल 2 साल में हमारी दिक्कत थी, थोड़ा सा संसाधन कम थे, तो हमने बोनस नहीं दिया, पर भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा कि यदि आवश्यकता होगी और स्टेट की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी तो बोनस के बारे में हमने पूरे दरवाजे बंद नहीं किए हैं। पहले तो मेरे सारे मंत्री प्रिय हैं, एक मंत्री न 2 मंत्री, जो मंत्री है वो प्रिय है, इसलिए उसमें कोई हमारे उस शिकायत पे मंत्री जी ने अब स्पष्टीकरण दिया है कि एक अंडरस्टैंडिंग, उनको गलतफहमी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप देखें कि बस्तर में जब हिंसा शुरू हुई है, जब जिस पीक पर पहुंची है, वो लगभग आपकी सरकार के दौरान है। नंबर 1, नंबर 2, इस पूरे दौरान आप देखिए कि आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, आपके एमएलए, आपके एमपी वगैरह, उनके नाम लगभग आते रहे हैं। अभी पिछले महीने जिन 2 लोगों को सजा हुई है, उनमें से पुलिस के सामने पुलिस ने स्टेटमेंट दिया था कि वो किस तरह बीजेपी के एमपी एमएलए को वो नक्सली और उनके बीच में एक लाइजनिंग का काम करते थे। तो आपकी पार्टी किस तरह जमीनी तौर से नक्सलियों के साथ मिली रही है, इसके प्रमाण लगभग हमेशा आते रहे हैं, तो आप कैसे उनको दोषी ठहराएंगे नक्सलियों को इस मसले पर? मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके बाद हमने 2 विषय पे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पहला निर्णय हमने मजबूती से ये लिया कि नक्सल हिंसा और नक्सल के विरोध में यदि हमें लोगों को तैयार करना है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम तैयारी करें, और दूसरा हमने कहा कि नक्सल के साथ और नक्सल समस्या के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए एक बड़ी रणनीति की आवश्यकता है। और उस रणनीति में ही 3 चीज़ हमने किया, जिसकी वजह से नक्सली मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। उनका सबसे प्रिय हिंदुस्तान में कोई है तो मैं ही हूँ। तो वो उसकी वजह था कि हमारे पास जो पुलिस व्यवस्था थी 2000 में, वो पुलिस गुरिल्ला वारफेयर के बारे में उनको ABCD नहीं मालूम था। पुलिस पुलिसिंग के लिए था, ट्रक रोक देना, गाड़ी रोक देना, 107-16 का मामला कर देना। उन्हें ये नहीं मालूम था कि जंगल में किस प्रकार इनके बीच जाए। और पुलिस बल भी बहुत कम था, थाने ध्वस्त हो गए थे, थाने टूट गए थे। थाने हमारे ऐसे थे कि आप इधर से निकल के दूसरी तरफ से निकल जाएं, थाने लूटे जाते थे। जब मैं सरकार में आया तो थाने लूटे जाते थे, क्योंकि थाने में बल क्या थे, आपको आश्चर्य करेंगे, थाने में हमारा 1, 4 और 18 का बल रहता था और 100 लोग आते थे, उठा के ले जाते थे। तो हमने पहली रणनीति बनाई कि अब ऐसा थाना नहीं रहेगा मेरा जहाँ 100 से कम से पुलिस के लोग ना रहें, यंग लोग रहें, उनके पास शस्त्र रहे, बाउंड्री वॉल रहे, सुरक्षित थाने बने। जब हमने ये शुरुआत की कि मुझे तो थाने को मॉडर्नाइज करना है, और स्ट्रेंथ मैंने बढ़ा दिया, 10 से 100 कर दिया, मिनिमम 100 से कम किसी थाने में हमारी स्ट्रेंथ। हिंसा तब होती है जब हम मुकाबले में खड़े होते हैं, और हम जब मुकाबले में खड़े हुए कि हम हमारे थाने वो लूट नहीं सकते, हमारे एरिया में नहीं आ सकते, और यदि थाने लूटने का प्रयास करेंगे तो जवाब देंगे। तो हमने अपनी ताकत भी बढ़ाई और संसाधन के साथ हम खड़े हुए, तो टकराव की शुरुआत हुई। और ये टकराव स्वाभाविक था, कोई अस्वाभाविक नहीं है कि आप उनको यदि दोनों हाथ उठा के क्लियर पैसेज देते जाओगे तो कभी कोई गोली नहीं चलाएगा, और उनके सामने यदि आप खड़े होकर बंदूक से उनका विरोध करोगे तो बंदूक चलेगी, गोली चलती रही। अब धीरे धीरे वातावरण में बदलाव आ गया, अब काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सरेंडर भी कर रहे हैं, बहुत बड़े एरिया में, इवन सुकमा में भी। सुकमा में इस देश का होम मिनिस्टर, इनके जो सबसे सो कॉल्ड इनका जो राष्ट्रीय स्तर में जो कैपिटल मानते हैं, वो वहाँ जाके 4 घंटे चिंतल गुफा में बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, गांव वालों से बात करते हैं। तो ये कल्पना कभी नहीं थी कि वहाँ कोई गृह मंत्री जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा, DG जाएगा, पुलिस के अधिकारी जाएंगे। लोग जा रहे हैं, सड़क भी धीरे धीरे बन रहा है। तो एक परिवर्तन का दौर आया कि अब स्कूल के बच्चे, लड़कियाँ नक्सल के विरोध में झंडा लेके निकलती हैं, महिलाएं निकलती हैं। उनको लगा कि हमें सड़क चाहिए, हमें पुल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें PDS चाहिए। हमको भी इस सरकार की योजनाओं से अलग किया गया है, तो हम
सरकार की योजनाओं से जुड़ेंगे। बीजेपी की जमीनी लेवल पर नक्सलियों से क्या अंडरस्टैंडिंग है जो कि बार बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आती है? बीजेपी का जमीनी और राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर में एक पॉलिसी है कि हम इनके हिंसा का विरोध करते हैं, और कहीं कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो गांव में रहता है, जो उनके बीच रहता है, जो उनके साथ काम उस गांव में रहता है, जो दूरस्थ अंचल में 100 किलोमीटर दूर है, उसकी मजबूरी है कि वो यदि बुलाते हैं कि आज मीटिंग है तो पूरे गांव को आना है, तो गांव के यदि 10 लोग नहीं जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, तो जाके पीछे बैठे रहते हैं। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग मजबूरी में जाकर उनके साथ शामिल होते हैं। तो ये तो उनका दबाव है। जिस दिन दबाव हम ख़त्म कर देंगे, वो ग्रामीण लोग भी 100% इस डेमोक्रेसी के साथ है। नक्सल के साथ एक भी व्यक्ति रहने को तैयार नहीं है। वो तो प्रेशर है, बंदूक है, जंगल में उनका एक आतंक है। और पुलिस के थाने हैं, थाने से 100 किलोमीटर दूर आसपास इलाके में पूरे इलाके को सुरक्षा होता नहीं। इसलिए कुछ मजबूरी कुछ लोगों की रहती है, जो बीच बीच में जिनके नाम आते हैं उनको ठीक भी करते हैं। तो वो एक प्रेशर की वजह से। एमएलए हैं, छोटे जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। एमपी एमएलए तो कभी नक्सल इशू में उनके साथ जुड़ नहीं सकते, क्योंकि जो नक्सलियों से जुड़ा है वो उनको लोगों ने नकार दिया, इलेक्शन में ही नकार दिया। ये सवाल मैंने शिवराज सिंह चौहान जी से भी मैंने पूछा था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जो है अपना जो है खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन जो बढ़ाया, और इसकी एक वजह थी कि दोनों राज्य सरकार जो थे बोनस दे रहे थे ये गेहूं में या धान में, ये सेंटर के ये एमएसपी के ऊपर। और ये जो है यूपीए के टाइम पे यूपीए ने अलाउ किया था जब सेंटर था, लेकिन आपका सरकार जो है सेंटर में आया, जब से मोदी सरकार आया है ये बोनस देना जो है बंद कर दिया है। जैसे इसके बारे में आपका विचार क्या है? क्योंकि आप दोनों जैसे स्टेट्स हैं जहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत कम थी, और आप लोगों का जो अचीवमेंट जो था बहुत बढ़िया था, और इसको जो है सेंटर ने खत्म किया है, वो भी एनडीए के सरकार, मोदी के सरकार ने। हमारे पूरा एक फूड चेन, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये एक पहला स्टेप हमने जो छत्तीसगढ़ में लिया या मध्य प्रदेश ने किया हुआ, प्रोडक्शन पे फोकस किया। प्रोक्योरमेंट फिर उससे बड़ी चुनौती थी कि पूरे के पूरे धान को खरीदी हम कैसे करें। और तीसरा सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन था। ये पूरा नेटवर्क देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो छत्तीसगढ़ में चलाते हैं। 60 लाख मेट्रिक टन पेडी, करीब 11,000-12,000 करोड़ का धान खरीदी करना। धान खरीदी के बाद उनको 100% पेमेंट उनको चेक से हो जाए, उनके खाते में पैसे जमा हो जाए, इस पूरे सिस्टम में 90 दिन के अंदर किया। और वापस फिर उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल के फिर 60 लाख परिवारों तक उस चावल को ले जाना। तो ये कंप्लीट चेन बनता है। पहले हमने जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 10 लाख 12 लाख पेडी हम प्रोक्योर करते थे। आज हम 60 लाख तक पहुंच गए। प्रोडक्शन भी बढ़ा है, इरिगेशन फैसिलिटी भी बढ़ी है। 70,000 पंप कनेक्शन थे, आज 3,60,000 पंप कनेक्शन हो गए। इरिगेशन का परसेंटेज भी 10% से ऊपर बढ़ा है। जीरो इंटरेस्ट, हमने प्रोडक्शन कास्ट कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट जीरो कर दिया। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार नहीं होगी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कोऑपरेटिव बैंक से लेने वाले कर्ज को बिना इंटरेस्ट के दे। 14% से हमने 0% पे लाया। 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदने वाला अकेला राज्य है छत्तीसगढ़, जो हम खरीदते हैं। पंजाब में FCI खरीदती है, क्योंकि वहाँ धान की क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, तो वहाँ उनको चिंता नहीं रहती। हमने अपना सिस्टम किया, कोऑपरेटिव सेक्टर में हमने खरीदा, और उसके लिए बोनस की व्यवस्था भी की, और किसानों को उससे उत्पादन बढ़ाने के लिए हम प्रमोट करते थे। बोनस कभी भी केंद्र सरकार से बोनस के पैसा कभी नहीं मिला। बोनस का पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट से देती है, और जब भी देते हैं हम लोग अपने बजट से ही देते हैं। और इस बात को हमने वादा इलेक्शन में भी किया था कि हम स्टेट की ज़रूरत होगी और ज़रूरत के अनुसार बोनस दिया जाएगा। 1 साल 2 साल में हमारी दिक्कत थी, थोड़ा सा संसाधन कम थे, तो हमने बोनस नहीं दिया। पर भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा कि यदि आवश्यकता होगी और स्टेट की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी तो बोनस के बारे में हमने पूरे दरवाजे बंद नहीं किए हैं। प्रोडक्शन तो बढ़ गया, मगर यूपीए सरकार ने बोनस का पैसा नहीं दिया।
पहले भी हम अपने स्टेट बजट से देते थे, आज भी देंगे तो हम अपने बजट से देंगे। अभी तो सेंटर कह रहे हैं कि अगर आप अपना स्टेट का भी पैसा अगर ये बोनस के लिए देंगे, हम इसको जो सरप्लस ग्रेन जो है हम प्रोक्योर नहीं करेंगे, सेंट्रल पूल में नहीं करेंगे। तो ये सब आपने जो बोला, इतना हार्ड वर्क किया है आप लोगों ने, ये सब किया है, उसके बाद आपको ये पनिशमेंट मिल रहा है, और वो भी आप ही के सरकार सेंटर में। दो विषय उसमें, फूड डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर था उसमें दो विषय उन्होंने चिन्हांकित किए कि बोनस से आसपास के राज्य के पैडी आने लगे और प्रोक्योरमेंट बढ़ता रहा, लोड बढ़ता रहा, मगर इतनी असहमति हम उनसे सहमति हम करेंगे कि अब बोनस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से हम नहीं देते, हम अपने बजट से देते हैं, तो उनको आने वाले समय में सहमत कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। Chhattisgarh often hits the headlines for some wrong reasons, one being corruption. And in all those corruption scams, the big ones, वो cooperative bank scam हो या PDS हो, आपका नाम तो invariably जुड़ जाता है. Why is it that way? PDS में कई करप्शन, मैंने अभी PDS का वर्णन किया। PDS एक ऐसा सिस्टम है कि 60 लाख परिवारों तक राशन को हम ले जाने की व्यवस्था करते हैं। 10,000 शॉप्स हैं जहाँ पे हम लोगों को उसकी व्यवस्था करते हैं, और ये 10,000 शॉप में हमने प्राइवेट सेक्टर के सारे दुकान ख़त्म करके, जो पहले 6,000 दुकान थे, हमने सबको कोऑपरेटिव सेक्टर में सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे दिया, पंचायत को दे दिया, वन समितियों को दे दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो लास्ट नेटवर्क है उसको हमने एकदम 100% प्राइवेट लोगों के हाथ से अलग कर दिया। तो पहला तो ये परिवर्तन किया। पिछले 5 सालों में 60 लाख लोगों में से 60 लोगों ने भी राशन ना मिलने की शिकायत नहीं की। इसका मतलब है कि राशन वहाँ पहुँच रहा है, 1 रुपये किलो ही पहुँच रहा है, ट्रैवल एरिया में चना भी पहुँच रहा है, नमक भी पहुँच रहा है। आपने दूसरा विषय जिसमें कहा कि करप्शन का विषय आया, नागरिक आपूर्ति निगम, नान जिसको हम कहते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम डायरेक्ट PDS सिस्टम से ऐसा नहीं जुड़ा है, PDS सिस्टम का नेटवर्क अलग है। ये सिर्फ चावल लेने का काम करता है, और किसी ने भी जितने भी क्वालिटी भी चेक किया तो क्वालिटी वाइज भी चावल हमारा हिंदुस्तान में सबसे बेहतर। और जो 40% लीकेजेस की बात हिंदुस्तान में चलती है कि PDS में होता है, मैं कहता हूँ 4% भी नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये मैं दावा से इसलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सारी एजेंसी ने, और न केवल हिंदुस्तान की, बाहर की एजेंसियों ने हमारे शॉप्स में लगातार जाते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक ट्रांसपेरेंसी के साथ सबसे बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान का बना है, जो हम बेहतर कर रहे हैं। और अब तो हम PDS में सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं। PDS सेकंड जनरेशन में कहता हूँ कि अब वो PDS में हमने कहा कि PDS में स्मार्ट कार्ड उनको दे दिया, उसको दुकान सेलेक्ट करने की जवाबदारी उसके ऊपर रहेगी। उस स्मार्ट कार्ड से वो किसी भी दुकान से जाके अपना राशन ले सकता है। यदि एक दुकानदार उसको पसंद नहीं आया तो दूसरे शॉप में जाएगा। PDS मेरी मर्जी, हमने नाम ही दिया है मेरी मर्जी। वो अपनी मर्जी से शॉप ले सकता है, ताकि यदि शॉप में गड़बड़ी कर रहा है तो दूसरे शॉप में जाए। इसलिए नान में मामला हुआ, और नान में काफ़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई भी हुई, और उसमें और आगे कोर्ट में पेश हुआ है। कोऑपरेटिव सेक्टर में भी कुछ मामले आते रहते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री का नाम और बाकी नाम जोड़ना, तो छत्तीसगढ़ में कोई भी घटना होगी तो CM को तो विपक्ष को भूमिका रहती है कि कुछ हो रहा है तो डॉक्टर रमन है, तो उन्हें तो बोलना ही है। अभी 10-12 दिन पहले ही आपके राज्य की एक महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है आपके बहुत करीबी मंत्री पर कि उन्होंने कई सारे जिला पंचायत CEO के साथ मिसबिहेव किया, महिलाओं अधिकारियों के साथ, और इसके एवज में उन्होंने आपको चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं मिला। गवर्नर साहब को लिखी, कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने PM को लिखी है, और इस बीच उन्होंने नौकरी से भी हटा दिया गया है। पहले तो मेरे सारे मंत्री प्रिय हैं, एक मंत्री न 2 मंत्री, जो मंत्री है वो प्रिय है, इसलिए उसमें कोई हमारे उस शिकायत पे मंत्री जी ने अब स्पष्टीकरण दिया है कि एक अंडरस्टैंडिंग, उनको गलतफहमी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और उनका बहुत स्पष्ट रूप से लिखित में स्टेटमेंट आ गया कि इस प्रकार के ना उनका इंटेंशन था, ना इस प्रकार की वो चाहते थे। जो कानून सम्मत है, न्याय सम्मत है, वो हमने किया है। तो ये इन दोनों के बीच जो मामले हैं, मुझे लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को हमने कहा है कि एक बार बैठ के बात करें। मोदी जी स्पोक अबाउट करप्शन इन इंडिया इन हिज स्पीच इन US यस्टरडे। वो बता रहे थे कि किसी का बेटी ने 100 करोड़ कमाया, बेटे ने 500 करोड़ कमाया, दामाद ने 1000 करोड़ कमाया। छत्तीसगढ़ में पहुँचते पहुँचते एक और रिश्ता जुड़ जाता है साले का,
The Congress says Mukhyamantri ka Sala has been given undue benefits. He was class 3 employee in 2003, now general manager. What is the fact? कोई हिंदुस्तान में रिश्तेदारी का ना वो रिश्तेदार है ना कोई वो जान पहचान का है। आप पूरे एक कोई राजपूत कहीं से आ गया है तो उसको यदि आपने रिश्तेदारी जोड़ दिया तो रिश्तेदार तो होता ही नहीं। वो मध्य प्रदेश का एम्प्लॉई, मध्य प्रदेश में उसको सिलेक्शन हुआ, मध्य प्रदेश में जॉब मिला, यहाँ वो जॉब में काम कर रहा है, तो कोई किसी का रिश्तेदार कह देना से रिश्तेदार नहीं होता। रिश्तेदार तो ये होता है कि यदि पारिवारिक रिश्ता है, ब्लड से उसके रिश्तेदार है, कहीं का रिश्ता कहीं का दूर का। ये तो राजनीति में आप हैं तो इस प्रकार के 50 प्रकार के आरोप लगते रहेंगे कि आपका रिश्तेदार है, कहीं दूर दूर की कोई रिश्तेदारी नहीं। वो जिस डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश में काम करता है डेप्यूटी, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ बना तो उसने छत्तीसगढ़ को अपने उसमें लिया, और उस विभाग ने अपनी प्रक्रिया से जो भी पदोन्नति दी होगी, मुझे बहुत उसकी जानकारी नहीं है, पर प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उस विभाग में उन्होंने किया होगा। रिश्तेदारी का कोई विषय ना है ना था।